So we'll do the numericals based on electromagnetic waves today. And then from next class we can start ray optics. रे ऑप्टिक्स में जो मैं देख रहा था आप लोग का सिलेबस में से ये हट गया है, मिरर्स हट गया है, तो रिफ्लेक्शन और मिरर वाला जो मिरर फॉर्मूला वगैरह का डेरिवेशन था वो सब हट गया है. बट स्टिल वी विल डू इट. व्हाई? बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आएगा ही, तो हम लोग थोड़ा तेजी से उसको कर लेंगे, ज्यादा डेरिवेशंस में नहीं जाएंगे. एप्लीकेशंस हम लोग उसका जल्दी से कर लेंगे, जिससे कि एप्लीकेशन एज इन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो कर लेंगे, और एप्लीकेशन फिर हम लोग हमारे जो आईआईटी वाले क्लास है उसमें कर लेंगे. ठीक है, जिससे कि यहाँ पे क्लास ज्यादा सफर नहीं करे और हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद. सो इनफैक्ट आईएससी और सीबीएसई दोनों से हट गया. चलिए आगे चलते हैं. So in the first question, in a plane electromagnetic wave, the electric field oscillates sinusoidally at a frequency of 3 into 10 to the power 10 hertz. So frequency nu is given as 3 into 10 to the power 10 hertz, and amplitude A is equal to, okay, so amplitude is 50 volt per meter. So electric field का जो amplitude है तो E naught उसको मान लो. चलो, this is equal to 50 volts per meter, right? Now what is the wavelength of the wave? A पार्ट में हमें wavelength लैम्डा निकालना है. ठीक है, तो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका स्पीड c होगा. सो c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू हो जाएगा. So this is equal to 3 into 10 to the power 8 by frequency, that is 3 into 10 to the power 10. So this is 10 to the power minus 2, or 1 by 100, 0.01 meter or 1 centimeter हो गया. So ये हमारा वेवलेंथ हो गया. What is the amplitude of oscillating magnetic field? हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन निकालना है. तो हम लोगों ने देखा था, एक हमारे पास एक रिलेशन था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो आपस में एक रिलेशन दिया हुआ था. B नॉट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है, दिस इज इक्वल टू E नॉट अपॉन C. सो दिस इज द रिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसको निकालेंगे. E नॉट हमें 50 दे रखा, 50 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8. So this will be equal to 1.67 10 to the power minus 7 Tesla. This is the amplitude of oscillating magnetic field. Clear बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Okay. So जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है
उसका जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है, हम लोगों को पता है साइनसॉइडल वेव होता है, हम लोगों ने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरीके से था, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस तरीके से था। सो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइनसॉइडल वेव्स थे, और उन दोनों वेव का जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस जीरो है, मतलब कोई फेज डिफरेंस इनके बीच में नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E इज इक्वल टू ई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ ये मूव कर रहा है, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जो एक्सिस है जो कि यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर है, ये z एक्सिस है, एक्स वाई और z है। तो E इज इक्वल टू ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स बाई वी होता है, तो एक्स बाई सी हो जाएगा। वेव्स में जो साइनोसाइडल है, वो वेव्स का जो ट्रांसमिशन होता है, जो प्रोपगेशन होता है, तो अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो टी माइनस एक्स बाई सी लिखते हैं, और नेगेटिव वाले में टी प्लस एक्स बाई सी लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी को लिखेंगे बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टाइम्स टी माइनस एक्स बाई सी। ठीक है, बस यही दो इक्वेशन, कैसे आ रहा है और इससे क्या डिराइव करना है वो सब कुछ नहीं, बस तुमको यही पता ये रखना है कि दोनों का फेज सेम है। देखो यहाँ पे भी फेज मतलब एंगल, ये जो है साइन का आर्गुमेंट ये सेम है, तो दोनों वेव्स का फेज सेम है, तो फेज डिफरेंस जीरो हो गया। और ये प्रोपगेट वेव जो है प्रोपगेट कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, वो इससे समझ में आता है टी ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी से। और जो इसका एम्पलीट्यूड है ई नॉट और बी नॉट हो गया, ये वाई डायरेक्शन में है और ये जेड डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? लिख लिया आपने? Let's do the next question. The magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by By is equal to 2 into 10 to the power minus 7 sine of 0.5 into 10 to the power 3x plus of 1.5 into 10 to the power 11t. तो इसका जो रिलेशन है By is equal to 2 into 10 to the power minus 7 into sine into 0.5 into 10 to the power 3x plus 1.5 into 10 to the power 11t. ठीक है. So what is the wavelength and frequency of the wave? ठीक है. So ये angular frequency हो गया. ठीक है. तो हमें पता है अगर हम लोग इससे कंपेयर करें, जो अभी हम लोग इक्वेशन लिख रहे थे, बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी. ठीक है, अब उससे हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ये क्या है, प्लस साइन है, ओमेगा टी प्लस ऑफ एक्स बाय सी है, राइट. सो और जो इसको अगर हम लोग इसके फॉर्म में लिख लें, सो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अरेंज करते हैं, बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा को, एक मिनट, साइन ओमेगा यहाँ पे बाहर, ओमेगा यहाँ पे बाहर है. ठीक है, ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी था. तो ओमेगा को हम लोग 2 पाई बाय,
सो 2 पाई इंटू न्यू लिख सकते हैं, मतलब 2 पाई बाई कैपिटल टी हो गया इंटू स्मॉल टी, राइट, प्लस ऑफ, यहाँ पे प्लस ऑफ एक्स बाय सी है। इसको और अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बी नॉट साइन। अब इसको अंदर लेके चले जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इंटू टी प्लस 2 पाई बाय कैपिटल टी into x by c. So this is b naught sine 2 pi by capital, so 2 pi by capital T into t plus this can be written as, देखो t by x by t है बेसिकली, ठीक है। सो इससे हम लोग को मिल जाएगा t इंटू सी कर ले रहे हैं, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटू एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस जाएगा, वो लैम्डा डिस्टेंस इतना जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, तुम याद करो कि हम लोग जब वहां पे वेव्स वाले में कर रहे थे तो हम लोगों ने ये किया था के एक्स ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये क्या था, हमारा वेव नंबर था, ठीक है, 2 पाई बाय लैम्डा। या तो वही सेम चीज है, तो इसको इसीलिए लिखा है इससे, जिससे इससे इसको कंपेयर कर लेंगे, 2 पाई बाई टी को इससे कंपेयर कर लेंगे। हम लोग को वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो उसके लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब ओमेगा टी, ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11, मतलब 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज 1.5 इंटू 10⁻11 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 बाई 2 पाई, मतलब 6.28। So 1.5 divided by 6.28, 2.38 into 10 to the power 10 हर्ट्स हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी 2.38 इंटू 10 टू द पावर 10 हर्ट्स हो गया, और उसके बाद वेवलेंथ निकालना है, इससे कंपेयर कर लेंगे। सो 2 पाई बाय लैम्डा जो यहाँ पे है, ये जो चीज है ये 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर है, जो भी x का कोफिशिएंट है, तो 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। इससे हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा इज 2 पाई बाय 0.5 into 10 to the power 3. So this is 6.28 divided by 0.5, 1.256, 10 to the power minus 2. So 1.256 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? So this is the wavelength and this is the frequency. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes.
Next question. In an electromagnetic wave, the amplitude of electric field is 10 volt per meter. So E0 is equal to 10 volt per meter. The frequency of wave is nu is equal to 5 into 10 to the power 14 hertz. The wave is propagating along z axis. Okay. The average energy density of electric field, average energy density of magnetic field, total average energy density of electromagnetic wave. So, average energy density of electric field is equal to half epsilon naught E square. ठीक है, ये E RMS का स्क्वायर बेसिकली हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E RMS का स्क्वायर. सो E नॉट 10 है तो E RMS 10 बाई रूट टू, E नॉट बाई रूट टू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट बाई रूट टू का होल स्क्वायर. सो दिस इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर. ये वैल्यूज पुट कर लेंगे अब. 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. E स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर हो गया. सो 8.85/4 करेंगे 2.21 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल्स पर मीटर क्यूब. एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया. सेकंड कह रहा है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोल रहा है. ठीक है. सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं. बी स्क्वायर बाई 2 एम नॉट होता है. बी RMS स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट हो गया. बी RMS मीन्स बी नॉट बाय रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 म्यू नॉट. सो दिस इज बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट. ठीक है. सो बी नॉट को हम लोग ई नॉट बाय सी लिख सकते हैं, जैसा पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था. 1/4 इंटू ई नॉट अपॉन सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट. वैल्यूज पुट करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट into c square. C is 1 by root under mu naught E naught. So this will be equal to E naught square by 4 into mu naught into C is 1 by root under mu naught epsilon naught. तो उसको स्क्वायर कर देंगे तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट. बेसिकली हमारे पास हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था C इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, उसको यूज कर रहे हैं आप. सो ये म्यू नॉट और म्यू नॉट कैंसिल हो गया. सो दिस इज 1/4 ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर विच इज सेम एज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. सो ये भी उतना ही होगा, यूई के बराबर हो गया, मतलब 2.21 इंटू 10 टू द पावर -10 ही हो गया जूल पर मीटर क्यूब. नाउ टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों को जोड़ देंगे
तो टोटल U इज इक्वल टू UE प्लस ऑफ UB, दोनों को ऐड कर देंगे 2.21 प्लस 2.21 4.42 इंटू 10 to the power -10 जूल पर मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? लिख लिया? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Next question. A plain electromagnetic wave of frequency 25 megahertz. Okay. So there is a plain electromagnetic wave of frequency nu is equal to 25 megahertz. 25 into 10 to the power 6 hertz. So which is equal to 2.5 into 10 to the power 7 hertz. Okay. So in free space along the x direction at a particular point in space and time, the electric vector E is equal to 6.3 volt per meter. Right? Calculate B at this point. So B is equal to E upon C होता है, which is equal to 6.3 into 10, तो इसका जरूरत ही नहीं है बेसिकली। 6.3 divided by 3 into 10 to the power 8. So this will be equal to 2.1 into 10 to the power -8 Tesla. तो देखो वेव ट्रेवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, तो बी किधर होगा? जेड डायरेक्शन में। तो बी एट दिस पॉइंट, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने बोला है 2.1 into 10 to the power -8 और ये k कैप होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट है electromagnetic waves travel in a medium at a speed of 2.2 into 10 to the power 8 meter per second. तो
किसी भी मीडियम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है v इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम इज 1. So basically mu r is equal to 1. Find the relative permittivity. तो हमको एप्सिलॉन r निकालना है क्वेश्चन में. तो जो स्पीड इन अ मीडियम इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर म्यू इनटू e एप्सिलॉन, राइट. नाउ विच इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग इसमें कन्वर्ट, म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर का स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट 1 बाय रूट अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर. 1 बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेसिकली, ये इसके c के बराबर होता है, ठीक है. सो दिस होल थिंग is equal to speed of light. So this will be c divided by mu r into epsilon r square root. So this is b, right. So now if we put the value, हमें epsilon r का वैल्यू निकालना है, ठीक है. So इसको इस तरफ लेके जाएंगे, रूट अंडर mu r into epsilon r is equal to c by v, और epsilon r is equal to c square by v square into mu r. ये सारे वैल्यूज पुट कर लेते हैं. c स्क्वायर इज 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, 2.2 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय रिलेटिव परमेबिलिटी 1 हो गया. सो दिस इज 9, 3 बाय 9, so 3 square by 2.2 square. So this is 1.86. So this is equal to 1.86 relative permittivity. Clear सभी ने? Yes, sir. Next question. A plane electromagnetic wave is propagating in x direction. Okay. Has a wavelength of 5 mm. The electric field is in the y direction. So ये lambda is equal to 5 into 10⁻³ meter. The electric field is in the y direction and its maximum magnitude is, so E naught is equal to 30 volt per meter. Write the suitable equation for the electric and magnetic field as a function of x and t. So हम लोग का जो equation है, E is equal to Ey, electric field is in y direction बता रखा है,
प्रोपगेशन एक्स डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा. ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा इंटू t minus x upon c, and bz is equal to b naught sin omega t minus x upon c. ये दो फॉर्म है इक्वेशन का. तो अब जो वैल्यूज नहीं पता, c का वैल्यू हमें पता है, ओमेगा का वैल्यू लैम्डा दिया हुआ है, तो हम लोग इससे कैलकुलेट करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम इज speed into time, distance by speed, c by lambda हो जाएगा बेसिकली. So mu is equal to c upon lambda. ठीक है. So इससे हमें आएगा 3 into 10 to the power 8 by 5 into 10 to the power minus 3. 10 to the power 11 हो गया, 30 by 5, 6 into 10 to the power 10 हो गया न्यू का वैल्यू. So this is 6 into 10 to the power 10 hertz. Frequency पता चल गया. Omega is equal to 2 pi into nu. So 6 into 2 pi. 37.69. 37.7. 3.77 into 10 to the power 11. So 3.77 into 10 to the power 11 रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा का वैल्यू निकल गया. एक बार ये ओमेगा निकल गया, अब हम लोग वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं, इक्वेशंस बेसिकली. तो बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय सी, विच इज इक्वल टू थर्टी डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power 8. 10 to the power minus 7 टेस्ला. ये बी नॉट का वैल्यू होगा. अब जो इक्वेशंस हम लोग को लिखने हैं, ई वाई इज इक्वल टू E0 30 साइन ओमेगा मीन्स 3.77 into 10 to the power 11 t minus x upon c. और bz is equal to b naught means 10 to the power minus 7 sin 3.77 into 10 to the power 11 t minus x by c. यहाँ पे c की जगह 3 into 10 to the power 8 भी लिख सकते थे. यहाँ हम लोगों ने लिखा नहीं है, बट यू कैन राइट इट. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे आते हैं. लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 watt per centimeter square. So this is total energy
So falls on a non-reflecting surface at normal incidence if the surface has an area of 20 centimeters square. Find the average force exerted on the surface during a 30-minute time span when no incident light is reflected. How will your result be modified if the surface is a perfect reflector? So अभी total energy falling on the surface is equal to 18 watt per centimeter square. अब देखो U जो निकालोगे ये 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब वॉट जूल्स पर सेकेंड, इसको मिनट टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, 30 मिनट मतलब 30 इंटू 60, ये टाइम से मल्टीप्लाई कर लिया तो, और उसके बाद एरिया से मल्टीप्लाई कर लिया, एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर था तो 20 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 18 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 60 इतना जूल्स एनर्जी होगा. So this is 18 into 30 into 60 into 20. So 6.48 into 10 to the power 5 joules. ठीक है, ये total energy हो गया falling on the surface. Now find the average force exerted on the surface. So energy एक रिलेशन था जिसमें एनर्जी और इसका रिलेशन दिया हुआ था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में जो मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम P is equal to total energy divided by speed of light. Okay, so this will give you the total. This is a relationship which exists in electromagnetic waves. P is equal to U by C, where P is momentum. So this is momentum. C is speed of light. So momentum P is equal to 6.48. 6.48 into 10 to the power 5. 3 into 10 to the power 8. So this is 6.48 divided by 3. 2.16 into 10 to the power minus 3. So this is the momentum. अब force क्या है? Rate of change of momentum. F is equal to P upon T. Time दे रखा है 30 minutes का. ठीक है. So 2.16 into 10 to the power minus 3 by 30 into 60. So this will be 2.16 divided by 1.2 into 10 to the power minus 6 हो जाएगा. So this is the force. अब कह रहा है ये तो था जब वहीं पे जाके रुक गया. How will your result be modified if the surface is a perfect reflector? Perfect reflector में क्या होगा? जितने मोमेंटम से जा रहा है उतने ही मोमेंटम से वापस आ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम 2p हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2p हो गया. तो अब इस केस में जब परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है, जब परफेक्ट, देखो इनिशियल केस में क्या था, मोमेंटम p से जा रहा है और बाद में 0 हो गया, रुक गया, तो चेंज इन मोमेंटम तो यही है ना, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन होता है. परफेक्ट रिफ्लेक्टर होने से क्या होगा कि इसका जो जितने स्पीड से ये जाके टकराएगा उतने स्पीड से ये वापस आ जाएगा.
तो टोटल जो चेंज हो रहा है 2v हो जाएगा, 2pv बेसिकली. सो एफ डैश इज इक्वल टू उस केस में 1.2 के जगह 2 इंटू 1.2 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, और 2.4 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Now next है calculate the peak value of electric and magnetic fields produced by radiation coming from a 100-watt bulb at a distance of 3 meters. Assume that the efficiency of bulb is 2.5% and it is a point source. So intensity I is equal to power upon area हो गया. तो पावर 2.5% एफिशिएंसी है, मतलब 2.5 बाय 100 इंटू 100 वाट का बल्ब है इंटू 100 डिवाइडेड बाय एरिया इज, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. तो टोटल स्फेरिकल एरिया हो जाएगा. भाई यहाँ पे अगर तुमने बल्ब लगा रखा है तो इसके चारों तरफ तो ये जाएगा ना, तो चारों तरफ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो एरिया लेंगे वो पूरे स्फीयर का एरिया लेंगे जिसका रेडियस कितना है 3 मीटर. सो डिवाइडेड बाय एरिया मतलब 4 pi r square. So this will be 2.5 divided by 4 into 3.14 into r square. R is 3 meter, 3 square. So ये वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं 2.5 divided by 4 into 3.14 into 9. So 2.21 into 10 to the power -2. अब जो इंटेंसिटी होता है वो हाफ हाफ डिवाइडेड होता है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हाफ हाफ डिवाइडेड होता है. सो हाफ ऑफ द इंटेंसिटी comprises of electric field. So half of intensity is in the form of electric field and half of the intensity is bound to magnetic field. Now if you put the value, so half of this 2.21 divided by 2 कर देंगे, so 1.105 हो जाएगा.
So I by 2, 1.105 into 10 to the power minus 2 is equal to 1 by तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है which is equal to half epsilon naught e naught by root 2 का whole square. So 1 by 4 epsilon naught e naught square. ठीक है, तो हम लोग को e naught और b naught निकालना है तो पहले e naught निकाल लेते हैं. इसको अगर हम लोग अब सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.105 वाले में तो 4 इंटू 1.105 इंटू 10 to the power minus 2 divided by 8.85 into 10 to the power minus 12 is equal to E naught square. So if you calculate this, 4 into 1.105 divided by 8.85. So 0.499 तो 0.5 हो गया. तो 5 into 12 minus 10 to the power 9 is equal to E naught square. Square root of 5 कर देंगे या square root of 50 कर लो. So 7.07 E naught will be equal to 7.07 into 10 to the power 4 volt per meter. कुछ और आ रहा है, कहीं हम लोग मिस्टेक किए हैं क्या? ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी होगा यहाँ पे इंटेंसिटी का वैल्यू, मैंने स्पीड ऑफ लाइट से भी मल्टीप्लाई करते हैं इसीलिए हम लोग का गलत आ रहा है. सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस, यहाँ पे सी भी आ जाएगा. सो दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 से इसको डिवाइड भी करेंगे. सो वी विल गेट ई नॉट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला में जो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी होता है. ठीक है, सो ई नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 by 3, सो 1.66 हो गया इंटू 10 तो 16.66 हो गया
और 16.66 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालते हैं 4.08 वोल्ट पर मीटर। जब ई नॉट स्क्वायर है, ये ई नॉट का वैल्यू, ठीक है। तो ई नॉट निकल गया। अब इसके बाद हम लोग बी नॉट निकाल सकते हैं। बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय सी होता है। इसमें वैल्यूज डाल देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.36 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर है बच्चों? विल स्टॉप हियर। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इतना ही करना, इतना भी नहीं था लेकिन ठीक है हम लोगों ने कर लिया, जिससे कि सारा ही कवर हो गया। लिख लिया सभी ने? यस सर।